और जो करंट पिक्सल होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सम से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। फिर इसका हमने इफेक्ट भी देखा था कि एक हिस्टोग्राम लेके, तो हिस्टोग्राम में डिफरेंट पीक्स बनती हैं, कुछ फ्लैट एरिया बनते हैं, कुछ रैंप फंक्शन बनते हैं, कोई आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं, तो उन पे उसका इफेक्ट भी देखा था कि कहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव बेहतर रिस्पॉन्स देता है, कहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव बेहतर रिस्पॉन्स देता है। फिर इसकी बेस पे हमने इसको लैप्लासियन फिल्टर एक डिजाइन किया था 3x3 की विंडो, जिसमें हमने 3x3 की विंडो लेके उस पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, फिर उसको सम किया। तो अब उसके ऊपर हमारे पास उसका कंप्लीट जो फिल्टर की एक वेट विंडो थी वो हमारे पास आ गई थी, जो हमने निकाली थी 0 1 0 1 -4 0 1 और 0 1 0। तो ये हमने एक वेट विंडो निकाली थी लैप्लासियन फिल्टर की, बेस्ड अपॉन सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, बेस्ड दैट जो हमने यूज की थी हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। फिर इस लैप्लासियन फिल्टर को हमने कहा था कि हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं 90 डिग्री पे, फिर उन दोनों का हम सम भी कर सकते हैं। जब इस फिल्टर को हम किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि उसके जो एजेस होंगे वो क्लियर नजर आएंगे हमें। तो एज एज डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने 3 और विंडोज हमने देखी थी, कैनी की एक विंडो देखी थी कि हॉरिजॉन्टल एजेस निकालेंगे तो कैसे उसकी विंडो क्या होगी, वर्टिकल निकालेंगे तो उसकी विंडो क्या होगी। फिर हमने सोबल का देखा, फिर हमने प्रीवेट विंडो देखी। तो ये आपका फर्स्ट एक मेन चैप्टर था जो गुंजालेस की बुक 3 चैप्टर 3 में सारा टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो बेसिक्स जो सारी इमेज प्रोसेसिंग की हैं वो चैप्टर 3 के अंदर है। और एक तो आप कोर्स ये पढ़ रहे हैं, तो इस कोर्स के पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि इस कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन सी बुक फॉलो करते हैं, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बाय गुंजालेस। तो गुंजालेस वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर है, स्पेशली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। तो ये बुक आपको जरूर याद होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, आप नेट से खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली चैप्टर 3 जो था वो सारा स्पेशियल डोमेन में इन्हांसमेंट के रिलेवेंट था। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर देखा था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रह के फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे या फोरियर सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो भी हमने कंप्लीट एग्जांपल की थी मैथमेटिक वाइज, कि हमने फोरियर बेसिकली होता क्या है, जोसेफ फोरियर ने कंसेप्ट दिया था कि कोई भी एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, any periodic signal can be represented as a summation of साइन प्लस कोसाइन। कि कोई भी हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल होता है उसको हम साइन प्लस कोसाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी हमने कंप्लीट डेरिवेशन की थी, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था कि अगर कोई भी हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले कैसे जाएंगे, हम इस एफ ऑफ एक्स को साइन प्लस कोसाइन की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक यूलर थ्योरम डिस्कस किया था, ई की पावर जे थीटा। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका मतलब है अगर किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम ई की पावर आई थीटा या ई की पावर जे थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस फंक्शन को हम कॉस प्लस साइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने एनालॉग सिग्नल के भी देखे थे और फिर उसको डिजिटल में भी कन्वर्ट किया था कि एनालॉग में जब या कंटिन्यूस फॉर्म में जब हम लेते हैं तो हम इंटेग्रल लेते हैं, और इंटेग्रल जो होता है हमेशा वो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलता है, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक हमने किया था। लेकिन जब हम इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं या डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी इंटेग्रल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं समेशन फॉर्म में, क्योंकि जो डिस्क्रीट वर्जन होता है वो आपका काउंटेबल होता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि उसके डिस्क्रीट वर्जन जो होता है वो काउंटेबल होता है, तो उसको हमने इंटेग्रल को हमने सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था। तो उसके बाद हमने ये देखा था कि उसके हमने 2 टर्म्स होती हैं उसमें, एक कॉस कंपोनेंट होता है, दूसरा साइन कंपोनेंट होता है।
तो कॉज को हमने कहा था कि हमारे रियल कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारा साइन कंपोनेंट होता है दैट इज इमेजिनरी कंपोनेंट। और जो मोस्टली इमेज की इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हम जब डिस्कस करते हैं तो वो सारा रियल कंपोनेंट में हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जो दूसरा हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट होता है उसमें कोई खास सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसलिए फिर हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को, डीएफटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट कैन बी डीसीटी एंड डीएसटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म। साइन को क्योंकि आगे हम यूज नहीं करते थे इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो सिर्फ हम डीसीटी को कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। दैट इज सिमिलर टू डीएफटी जो हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये था कि कोई भी फंक्शन कॉस प्लस साइन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें से अगर साइन को हम इग्नोर करते जाएंगे तो बाकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट बचता है वो हमारा कॉस कंपोनेंट बचता है। तो अगर सिर्फ कॉस की हम इंफॉर्मेशन रखेंगे तो उसको हम डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एक हमने 2x2 का मैट्रिक्स भी लिया था और उस पर हमने अप्लाई करके वो भी हमने डिटेल देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि डीसीटी को हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो हमने इसकी 2 एग्जांपल हमने देखी थी कि एक तो इसको हम फीचर्स निकालने के लिए भी यूज करते हैं कि किसी भी इमेज के ऊपर हम डीसीटी अप्लाई करें और उसके टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 जो फीचर्स होंगे, वैल्यूज होंगी, उनको हम एज अ फीचर यूज कर लें। तो जब डीसीटी अप्लाई करते हैं तो उसका एक स्पेशल पैटर्न भी होता है कि उसको हम रीड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमने एक ज़िग-ज़ैग स्कैनिंग में करते हैं। तो ज़िग-ज़ैग स्कैनिंग में जब हम वैल्यूज़ को रीड करते हैं, तो जो टॉप वैल्यूज़ आप होती हैं वो उसको हम एज़ अ फीचर कंसीडर करते हैं। सेकंड उसमें मेन इम्पोर्टेंट ये था कि कोई आपसे पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी की जो होती है, उसको इमेज के अंदर कैसे देखते हैं हम, वैल्यूज़ को किस फॉर्म में देखते हैं। तो हमने जो एफएससी में हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते थे द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है कोई भी फंक्शन। अगर कोई एक फंक्शन एक सेकंड में 5 पैटर्न रिपीट करती है, इस मीन उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। अगर एक फंक्शन 2 टाइम रिपीट करता है तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो इट मीन ज्यादा मर्तबा चेंज हो रहा है, इट मीन उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब अगर कहीं पे इमेज के अंदर ज्यादा चेंजेस आ रही हैं तो दैट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी एरिया। इसी तरह अगर दूसरा एरिया हमारे पास होता है लो फ्रीक्वेंसी एरिया। लो फ्रीक्वेंसी वहां पे होती है जहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बहुत कम होते हैं। और इसी तरह जब इमेज में उसको हम रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे चेंजेस बहुत कम आ रही होती हैं, तो इट मीन जो फ्लैट एरियाज होते हैं, जो स्मूथ एरिया होते हैं, वहां पे जो हमारी चेंजेस होती हैं, चेंजेस इन द सेंस इन द पिक्सल वैल्यूज, कि अगर पिक्सल वैल्यूज आपकी बहुत कम चेंज हो रही हैं, इट मीन दैट इज द लो फ्रीक्वेंसी एरिया। तो हमने कहा था कि इसमें टू मोस्टली हम 2 एरिया कंसीडर करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एरिया और लो फ्रीक्वेंसी एरिया। तो हमने सेम देखा था कि किसी भी इमेज के अंदर अगर हम एजेस निकालेंगे तो एज अगेन इज अ हाई फ्रीक्वेंसी एरिया, दैट इज जहां पे ज्यादा चेंज नजर आती है। तो इसलिए जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रह के अगर एज निकालने हैं तो हमें एक फिल्टर बनाने पड़ेगा जिसको हम कहते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का कंसेप्ट हमने ये डिस्कस किया था कि एक खास थ्रेशोल्ड रख लेते हैं, उस थ्रेशोल्ड से जो ऊपर वाली वैल्यूज होते हैं उनको हम पास कर देते हैं और उससे नीचे वाली को हम स्टॉप कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हाई पास फिल्टर। थ्रेशोल्ड हमने ये कहा था कि कोई भी हम फिक्स सेट कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं, सपोज 5 सेट कर सकते हैं, 4 सेट कर सकते हैं। अगर 4 से किसी की ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ, तो इट मीन उसको हम एज सच वही वैल्यू पास कर देंगे फिल्टर में से, जैसे छाननी नहीं होती उसमें से हम वैसे सेम वैल्यू पास कर देते हैं।
और जिसको हमें स्टॉप करना होता है उसको हम उसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो इस तरह अगर हम हाई पास फ़िल्टर अप्लाई करेंगे किसी भी इमेज के ऊपर, तो वो हमें एजेस निकाल के दे देगा। दूसरा उसमें ये था कि हम लो फ्रीक्वेंसी एरिया के जो फ्लैट एरियाज़ होते हैं, सम टाइम हमें ऐसा इमेज चाहिए होता है कि हमें उसमें से एजेस निकाल के बाकी एरिया चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो हमें इट मीन उस इमेज में से जो एजेस होते हैं या बाउंड्रीज़ होती हैं, वो निकालना पड़ती हैं। तो उसके निकालने का एक ही मेथड है कि हम लो पास फ़िल्टर अप्लाई कर दें। जब लो पास फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, तो उसमें से हाई वैल्यूज़ को हम स्टॉप कर देंगे और हाई वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे एजेस होंगे। इट मीन उनको हम स्टॉप कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एज़ सच पास कर देंगे। तो इस तरह जो लो पास फ़िल्टर होगा, वो हमें सिर्फ़ वो एरिया रिटर्न करेगा जहाँ पे स्मूथ चेंजेज़ हैं, जहाँ पे फ्लैट एरियाज़ हैं और उनके जो एजेस होंगे वो उसमें से नहीं उनमें प्रेज़ेंट नहीं होंगे, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ब्लर एरिया नज़र आएगा। तो इस तरह हम सम टाइम हमें किसी भी एप्लीकेशन में हमें रिक्वायर्ड होता है। ये हमने डिस्कस किया, फिर हमने एक सेकंड एप्लीकेशन देखी थी डीसीटी की कि डीसीटी को हम इमेज कंप्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम मूव कर गए थे कंप्रेशन के टॉपिक पे। तो कंप्रेशन में हमने कहा था कि 2 टाइप्स की होती है, लॉसलेस होती है और लॉसी होती है। एक में वो है कि जिसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी आपको बेयर करनी पड़ती है कि इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाए, लेकिन आपका जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाए उसपे, कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है? और ये आई थिंक वो है लॉसी में। लॉसलेस में ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो वो बिल्कुल लॉस नहीं होनी चाहिए या मिनिमम लॉस होनी चाहिए उसमें। लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा ना भी हो तो खैर है। यानी ये हमें ना बेसिकली एक बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ता है कि कितने कहाँ पे हम उसकी कितना साइज़ रिड्यूस कंप्रेस करें और एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी भी कोई डिस्टर्ब हो या ना हो, ठीक है? तो उसके लिए हमने फिर डीसीटी का देखा था कि डीसीटी अप्लाई कैसे करेंगे। तो हमने एक तो उसमें ये देखा था कि हम 8 बाई 8 के ब्लॉक्स बनाएँगे और 8 बाई 8 के ब्लॉक्स बना के हम उसको अप्लाई करेंगे। कोई आपसे पूछ सकता है व्हाई 8 बाई 8 ब्लॉक्स, ठीक है? तो वो हमने आगे जो क्वांटाइज़ेशन करते हैं तो उसमें हमें जो बाय बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडो मिलती है ना, जिसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, वो बेसिकली 8 बाई 8 की विंडोज़ होती हैं। इसलिए हमें जो इमेज चाहिए होता है वो 8 बाई 8 का विंडो चाहिए होता है ताकि हम जब क्वांटाइज़ेशन करें तो उस 8 बाई 8 जो वाला टेबल होगा उसके साथ हम उसको क्वांटाइज़ कर सकें। तो 8 बाई 8 के ब्लॉक्स बनाते हैं और फिर उसके बाद बाकी जो सारा प्रोसेस है उसको इट मीन सबसे पहले वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है कि -1 टू 8 से लेके +1 टू 7 तक रहे। वो हमने कहा था कैसे करेंगे कि हर वैल्यू को हम 255 में से माइनस कर देंगे। तो उस तरह हम वो वैल्यू नॉर्मलाइज़ करते हैं, वैल्यू नॉर्मलाइज़ करने के बाद हम उसको डिस्क्रिटाइज़ करने करते हैं, डिस्क्रिटाइज़ करने के बाद जो क्वांटाइज़ेशन टेबल होता है उसको हम उसके साथ कन्वॉल्व करते हैं और बाकी फिर उसका रिमेनिंग प्रोसेस जो होता है वो उसमें कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह हम डीसीटी कंप्रेशन करते हैं। सेकंड मेथड हमने कंप्रेशन में देखा था कि हम हाफ मैन कोडिंग के साथ कैसे कंप्रेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हम मोस्टली डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में भी देखते हैं, जो ट्री बेस्ड एग्जीक्यूट होता है। तो ट्री बेस्ड में ये था कि ट्री बेस्ड में ये था कि उसमें हम ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करना है। बाइनरी ट्री बनता है उसका सबसे पहले उसमें भी अगेन हम हिस्टोग्राम बनाते हैं किसी भी इमेज का या पिक्सेल का, वैल्यूज़ का हम काउंट कर लेते हैं, कौन सी वैल्यू कितने टाइम अकर हुई है। फिर हम उसके हिसाब से उसका हाफ मैन जो पहले से ट्री डिज़ाइन करते हैं और ट्री की बेस पे उसका जो कोड होता है, रूट से लीव तक जाने का, जो-जो उसमें वेट्स असाइन करते हैं, लेफ्ट साइड पे 1 दे देते हैं, राइट साइड पे 0 असाइन कर देते हैं। तो जो वेट मिलता है उसकी बेस पे हम एक बाइनरी स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो इस तरह हम उसकी जो होती है हाफ मैन ट्री वो बनाते हैं, हाफ मैन ट्री से फिर उसका एक कोड डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उस कोड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी सिंबल में कन्वर्ट करके, तो इस तरह हम हाफ मैन जो कोडिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने ये किया था कि हमने एक डीसीटी के थ्रू भी कंप्रेशन देखी थी और साथ हमने हाफ मैन के थ्रू भी देखी थी। फिर हमने देखा था कि एक चैप्टर होता है जिसको हम इमेज रेस्टोरेशन कहते हैं कि इमेज को रिस्टोर कैसे करना होता है। तो कुछ लोग उसको रिस्टोरेशन भी कहते हैं, कुछ रेस्टोरेशन भी पढ़ते हैं।
basically the image to store in the original form, that is known as a image restoration। कि इमेज को आप ओरिजिनल फॉर्म में कैसे रिस्टोर करेंगे। अगर एक इमेज ब्लर हो जाता है, सबसे पहले तो ये होता है ना, ब्लर होता क्यों है? डिफरेंट रीजंस हैं। एक हम खुद जब पिक्चर लेते हैं तो सम टाइम हमारा हाथ पिक्चर लेते हुए कैमरे जो जिसके हाथ में कैमरा होता है, अगर कैमरा थोड़ा सा मूव हो जाए तो जो आगे ऑब्जेक्ट होता है, पिक्चर होती है, वो थोड़ी सी ब्लर बन जाती है। या सम टाइम हम खड़े होते हैं, पिक्चर वाला लेने वाला कैमरा फिक्स होता है, लेकिन आगे जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव कर रहा होता है। उस केस में भी आपका जो इमेज होता है सम टाइम ब्लर हो जाता है। कुछ और रीजंस होती हैं, मे बी आप कैमरा से ले रहे हैं तो कैमरे का जो लेंस होता है वो सम टाइम खराब होता है। उस पे कोई आपका सम टाइम कोई भी चीज लग जाए तो आपका अगर साफ नहीं है लेंस तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्टार्ट पे हमने कहा था कि इमेज जो होता है वो बेसिकली लाइट से बनता है। तो जब हम उसको कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी सी नॉइज उस टाइम पे भी अक्कर होती है। इसी तरह सम टाइम नॉइज हम इमेज ट्रांसमिट करते हैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे या एक मीडिया से दूसरे मीडिया पे, तो उस टाइम पे भी थोड़ी सी नॉइज अक्कर होती है। तो इमेज बेसिकली नॉइजेस के डिफरेंट वेज होते हैं कि कहाँ कहाँ पे नॉइज इंट्रोड्यूस होती है। इमेज जब हम एक्विजिट कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी हो सकती है, इमेज को डिस्क्रिटाइज करने के टाइम पे भी हो सकती है, इमेज को ट्रांसमिट करने के तौर पे भी हो सकती है। जिस तरह हम सपोज ये व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पे जब भी हम इमेज ट्रांसमिट करते हैं तो वो उसको कंप्रेस कर देता है, ऑटोमेटिकली कंप्रेस करता है। तो जो ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है। ये भी एक टाइप की नॉइज है। तो इस तरह नॉइजेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कि कौन-कौन सी नॉइजेस हैं। तो हमने जो देखा था वो एक ही नॉइज देखी थी, इम्पल्स नॉइज। इम्पल्स के भी 2 मॉडल्स थे, एक रैंडम वैल्यूड इम्पल्स नॉइज था और दूसरा फिक्स्ड नॉइज था। फिक्स्ड में हमने कहा था कि जो हमने डिस्कस भी किया था वो था साल्ट एंड पेपर नॉइज। कि किसी भी इमेज के अंदर अगर जिस तरह साल्ट का कलर व्हाइट होता है, अगर व्हाइट डॉट्स आ जाएंगे और पेपर का कलर ब्लैक होता है तो ब्लैक डॉट्स आ जाएंगे। तो अगर किसी भी इमेज के अंदर व्हाइट डॉट्स और ब्लैक डॉट्स आएंगे तो उसको हम साल्ट एंड पेपर नॉइज कहते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट नॉइज होती है, इसको जो प्रिडिक्ट करना होता है, इसको डिटेक्ट करना होता है वो इजी होता है, और रिस्टोर करने के लिए भी हम जो मीडियन फिल्टर होता है वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो ये हमने एक मॉडल देखा था। फिर हमने मूव किया था एक इमेज सेगमेंटेशन पे कि हम कि इमेज को सेगमेंट कैसे करेंगे। तो सेगमेंटेशन के लिए हमने कहा था कि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जब भी आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना होता है, इट मीन आपने कोई पिक्चर ली है उसमें से उसका फेस निकालना है, या फेस का पिक्चर है उसमें से आपने उसकी आई को निकालनी है, ठीक है? तो इस पर्पस के लिए हम इमेज सेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इमेज सेगमेंटेशन इज टू डिवाइड द इमेज इनटू डिफरेंट पार्ट्स, या इमेज को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने को भी हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो मोस्टली द एप्लीकेशन ऑफ इमेज सेगमेंटेशन इज फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जब भी आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है तो आपको सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। सेगमेंटेशन में हमने ये कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो थ्रेशोल्डिंग होती है। तो थ्रेशोल्डिंग के हमने 2 मेथड देखे थे। एक हमने ये कहा था कि हम सिंपल उस इमेज की मीन वैल्यू को ले लें, उसको हम एज अ थ्रेशोल्ड यूज कर सकते हैं। या सेकंड एक हमने मेथड देखा था आइटरेटिव मेथड, कि हम एक मीन से स्टार्ट करते हैं और मीन के बेस पे उसको हम सेगमेंट कर देते हैं। सेगमेंट मीन के उससे ऊपर वाली वैल्यूज को 1 कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को 0 कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो उसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के पिक्सल को काउंट करते हैं और दोबारा मीन कैलकुलेट करते रहते हैं, और दोबारा मीन की बेस पे उसको हम सेगमेंट कर देते हैं। तो ये हम अब प्रोसेस इटरेट करते रहते हैं जब तक 2 कंसेक्यूटिव इटरेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो सिमिलर ना हो जाए या माइनर सी थोड़ी सी चेंज ना आए। उस वक्त तक इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह ये हमने सेगमेंटेशन का देखा था, और सेगमेंटेशन की एग्जांपल भी मैंने एक पेपर भी दिया था स्टार्ट पे, जिसमें सीटी स्कैन का इमेज था तो उसको सेगमेंट करना था।
फिर हमने एक एग्जांपल ली थी, थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो उसका हमने एट द एंड किया था कि जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसकी जो नई फॉर्म आई हुई है उसको हम डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म कहते हैं। उसका काम भी वही आता है जिस तरह डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का था। तो उसमें हमने दो फिल्टर देखे थे, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर तो हमें वही जो रेस्ट होता है हमारा अप्रोक्सीमेशन पार्ट जिसको स्मूथ एरिया कहते हैं वो रिटर्न कर देता है। लेकिन जब हाई पास फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो हमें एजेस रिटर्न करता था। तो एजेस को हमने इस वेवलेट ट्रांसफॉर्म में तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वर्टिकल एजेस, दूसरा हॉरिजॉन्टल एजेस और तीसरा डायगोनल एजेस। तो इन तीनों को हम फिर इकट्ठा आगे डिस्कस कर लेते होते थे। तो बेसिकली जब वेवलेट ट्रांसफॉर्म में किसी भी इमेज के ऊपर हम वेवलेट अप्लाई करते हैं तो उसके हमें 4 इमेजेस रिटर्न कर देता है। एक अप्रोक्सीमेशन कंपोनेंट जिसको हमने कहा था कि लो पास फिल्टर अप्लाई करेगा तो हमें अप्रोक्सीमेशन इमेज रिटर्न करेगा जिसमें उसके एजेस नहीं होंगे। दूसरा हमने कहा था कि जब हाई पास फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो 3 विंडोज रिटर्न करेगा। एक हॉरिजॉन्टल एजेस की, एक वर्टिकल एजेस की और एक डायगोनल एजेस की। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी इमेज के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल एजेस चाहिए, वर्टिकल एजेस चाहिए, डायगोनल एजेस चाहिए या अप्रोक्सीमेशन कंपोनेंट को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेवलेट ट्रांसफॉर्म की भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो हम यूज़ करते हैं इसको फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए कि हम वेवलेट अप्लाई किया और वेवलेट एक दूसरा इसका जो मेन पर्पस होता है वो साइज को रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास एक इमेज है 1024 बाई 1024 का, तो दैट्स ह्यूज इमेज। तो अगर हम उसको थोड़ा सा साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप वेवलेट को डिफरेंट लेवल पे अप्लाई करें। फर्स्ट लेवल पे अप्लाई करेंगे तो उसका साइज हाफ हो जाएगा, तो 512 बाई 512 हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे अप्लाई करेंगे उसका उसका ऑटोमेटिकली साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसमें डाउन सैम्पलिंग करता है 2 लेवल पे। तो उसका साइज 256 बाई 256 रह जाएगा। थर्ड लेवल पे अप्लाई करेंगे तो उसका साइज 128 बाई 128 पे हो जाएगा। फोर्थ लेवल पे अप्लाई करेंगे तो 64 बाई 64 का हो जाएगा। इट मीन अगर आपके पास ह्यूज इमेज हो, बहुत बड़ा साइज का इमेज हो और आप उसको एफिशिएंटली कंप्यूटेशन करना चाहते हैं कोई चीज, तो अगर ह्यूज इमेज पे अप्लाई करेंगे तो दैट इज अगेन कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सबसे पहले हम उसको वेवलेट में थर्ड या फोर्थ लेवल तक डिकम्पोज करते हैं ताकि उसका साइज कम हो जाए। फिर उसके ऊपर आप जो भी मर्जी ऑपरेशन ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। ये था बेसिकली कोर्स इमेज सेगमेंटेशन का जो हमने इस ऑलरेडी हमने स्टडी किया था। तो 3 to 4 डिफरेंट क्लासेस ली थी जिसमें हमने ये कवर किया था। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एटलीस्ट इस कोर्स के पढ़ने के बाद आप लोगों को 2-3 चीजें जरूर आनी चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स इमेज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या अप्लाइड इमेज प्रोसेसिंग। बुक का नाम जरूर पता होना चाहिए कि ऑथर कौन था। अगेन दैट इज गुंजालेस। वो आपको जरूर याद होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है यार कौन सी बुक स्टडी की थी। आप दो अब हम हमारा स्टाइल ऐसा बन गया कि हम बुक्स को देखते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मोस्टली लोग इस जो पीएचडी कर रहे हैं वो तो, या एमएस कर रहे हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो हमें नेचुरली हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो गुंजालेस आपको याद होना चाहिए। सेकंड, उसके मेन मेन चंक्स आपको याद होना चाहिए कि इस कोर्स के पार्ट क्या थे। तो अगेन मैं इसको समराइज करता हूँ 3 to 4 सेंटेंसेस में। एक एक मेन टॉपिक होता है इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन। सेकंड होता है इमेज इन्हांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये दो एरिया मेजर हैं। बाकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके होते हैं कि जी हम इमेज कंप्रेशन भी करते हैं, इमेज रेस्टोरेशन भी पढ़ते हैं, इमेज सेगमेंटेशन भी स्टडी करते हैं। तो ये बाकी सारी जो होती है वो उसके आगे स्मॉल स्मॉल सी एप्लीकेशन होती हैं। तो मेजर आपको पता होना चाहिए कि इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन और इमेज इन्हांसमेंट इन ट्रांसफॉर्म डोमेन या फोरियर डोमेन। बाकी उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, रेस्टोरेशन आ जाएगी, कंप्रेशन आ जाएगी, सेगमेंटेशन आ जाएगी, वो सारी उसकी अपनी। तो ये चीजें एटलीस्ट आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि लास्ट एक मैंने एक्टिविटी कही थी जो फवाद साहब ने आपको इवेलुएट करके भी थोड़ी सी आपको भेजी थी फीडबैक।
मैंने ये कहा था कि 10 रिसर्च पेपर आपने जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया था उस पे 10 रिसर्च पेपर आपने डाउनलोड करने हैं। उन 10 रिसर्च पेपर के जो इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हैं उनको आपने जस्ट कॉपी करना है और उनको कंबाइन करके एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बना देना है। सेम उस 10 रिसर्च पेपर के जो लिटरेचर रिव्यू थे उन 10 रिसर्च पेपर का आपने कॉपी करना है और अपने एक अलग फाइल में लिटरेचर रिव्यू के नाम से सारे कॉपी पेस्ट कर दें। थर्ड में ये था कि मेथोडोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी में 10 रिसर्च पेपर की मेथोडोलॉजीज थी, वो आपने एज सच उठानी है और एज सच आपने कॉपी पेस्ट करना था। फोर्थ पार्ट होता है उसका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का, तो अगेन उसमें भी यही कहा था कि वहां से आपने कॉपी करना है ओरिजिनल रिसर्च पेपर से और अपनी एक फाइल में उसको जस्ट पेस्ट करना है। और लास्ट पार्ट होता है उसमें कंक्लूजन फ्यूचर वर्क का, तो वो भी सेम कॉपी पेस्ट करना था और एट द एंड था उसमें रेफरेंस थे तो रेफरेंसेस भी कॉपी करने थे। अब उसमें मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आगे करवाना क्या चाह रहा था कि इसका आगे सीक्वेंस बनाना था, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट तो शायद 10 मिनट्स भी ना लगे या 20 मिनट्स मैक्सिमम लग जाएंगे आपको, अगर आपके पास 10 रिसर्च पेपर हों। और आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि पीडीएफ को आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ड में और फिर वर्ड से आप कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी अपनी एक फाइल के अंदर। और उसमें फॉर्मेटिंग का भी इशू नहीं था कि हमने कोई IEEE को फॉलो करना था या ACM को फॉलो करना था, तो मैंने यही सिंपल कहा था कि सिंगल कॉलम रखें, उसमें टाइम न्यू रोमन उसका फॉन्ट साइज यूज कर लें, वन स्पेसिंग यूज कर लें 1 लाइन की। तो इतना बड़ा काम नहीं था जितना लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी थी, ठीक है। जो हमें मुझे फीडबैक मिली है दैट इज नॉट अप टू मार्क। लोगों ने 2-2 रिसर्च पेपर में से डाटा उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया वहां पे। यस, कॉपी पेस्ट ही करना था लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव भी था कि आगे उसको क्या करना था, ठीक है। अब 10 रिसर्च पेपर थे, 10 रिसर्च पेपर का अगर 10 पेपर भी आप उठाएंगे तो एटलीस्ट एक पेज तो इंट्रोडक्शन का उनका ऑटोमेटिकली बनना ही बनना है। तो 10 पेजेस तो आपके इंट्रोडक्शन के बनने चाहिए थे, ठीक है। आपने कोई वर्ड अपनी तरफ से नहीं लिखना था, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना था। लोगों ने एक-एक पेज पे इंट्रोडक्शन लिख के तो हमें फाइलें भेज दी हैं। लिटरेचर रिव्यू है तो लिटरेचर रिव्यू तकरीबन हर रिसर्च पेपर के अंदर 2 टू 3 पेजेस का होता है। अगेन लोगों ने 1 पेज का या मैक्सिमम 1 एंड हाफ या 2 पेजेस का बना के हमें भेज दिया। मेथोडोलॉजी है तो वो भी जस्ट कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करके तो 1 या 2 मेथोडोलॉजी उसमें बता दी हैं, बाकी आगे स्किप कर गए। तो मेरा ये मकसद नहीं था कि अब मैंने जस्ट आप लोगों से कॉपी पेस्ट करवाना था या हमने इसको जस्ट यहाँ तक रहना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक-एक फाइल एक-एक ये जो 10 रिसर्च पेपर होते हैं ना, ये बहुत इनफ होते हैं किसी भी एक लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 10 रिसर्च पेपर्स है ना, अगर उनके अंदर लिटरेचर रिव्यू है तो हर पेपर के अंदर तकरीबन अराउंड मिनिमम तकरीबन 12 टू 15 रिसर्च पेपर का लिटरेचर रिव्यू जरूर होता है, ठीक है। तो इट मीन अगर मैंने 10 रिसर्च पेपर कहे थे तो अगर 10 रिसर्च पेपर आप यूज करते और उनमें से 10 पेपर्स की भी अगर कम से कम समरी होती हर पेपर